हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास। क्लास नंबर 3 है हमारी। हमने अब तक जो है उत्तराखंड के इतिहास में अब तक उत्तराखंड का जो था आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आज है हमारा ऐतिहासिक काल। तो हम अध्ययन करेंगे आज ऐतिहासिक काल के बारे में। तो पहले देखते हैं, हम ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, जिससे हम इनका सहूलियत से अध्ययन कर सके। पहला है आपका प्राचीन काल, दूसरा है आपका मध्यकाल और तीसरा है आपका आधुनिक काल। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें, तो यहाँ पर जैसे ही मुस्लिम आक्रमण शुरू होता है तो वह मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है और 712 तक आपका यहाँ तक प्राचीन काल रहता है और 712 के बाद जो है आपका आधुनिक काल मध्यकाल शुरू हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में हम देखेंगे किस वंश के बाद कौन सा काल शुरू होता है। तो आपको प्राचीन काल में जो है आपके ये जो शासक है, एक कुणिंद वंश आएगा, आपका शक वंश आएगा, कुषाण आएंगे और कार्तिकेयपुर राजवंश आएगा। फिर आ जाता है आपका मध्यकाल। मध्यकाल में आपका कत्यूरी राजवंश। तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं, जो आपका ये कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी वंश है, बाज दफ़ा इतिहासकार क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं कि ये एक ही है, इसी की एक शाखा है। जबकि थोड़ा बहुत इनकी समानता मिलती है, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश दोनों एक ही है। मध्यकाल में फिर हम देखेंगे पवार वंश, चंद वंश, गोरखा शासन। यहाँ पर हमारा मध्यकाल जो है गोरखा शासन पर जाकर वो समाप्त हो जाता है। फिर शुरू होता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आपका आंदोलन। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आपका उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में। तो उत्तराखंड के कुणिंद वंश का शासन, तो पहली जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी उत्तराखंड में कुणिंद शासक। ठीक है जी। तो देखते हैं हम इसमें, इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, प्रथम काल, द्वितीय काल और आपका तृतीय काल। कुणिंद वंश को जो प्रथम काल है जो रहा है आपका, वो रहा है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है जी। और जो कुणिंदों का द्वितीय काल रहा है वो रहा है 600 से 200 ईसा पूर्व। जो तृतीय काल है इनका वो 200 ईसा पूर्व से 400 ईसवी। 400 ईसवी। आप कंफ्यूज होंगे कि ईसा पूर्व, जो आपको नहीं पता होगा कि ईसा पूर्व और ईसा का क्या वो होता है, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे कोई पॉइंट होता है, जैसे मान मान ले कि एक लाइन है और ये इसका केंद्र बिंदु 0 है, इधर प्लस में है, इधर माइनस में है। तो इतिहासकार जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या माना है, जो ईसा मसीह थे, जो उनका जन्म जो था वो 2 या 3 ईसा पूर्व में हुआ था, 1 या 2 ईसा पूर्व में। लेकिन उन्होंने इतिहास का अध्ययन करने के लिए क्या मान लिया कि इस ईसा ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी के शुरू होने में ही हो गया था, यानी कि 0 शताब्दी में शुरू होने से हो गया था। तो जो ईसा से पहले का जो काल है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले का जो काल है उसे कहा जाता है आपका ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और जो ईसा के जन्म के बाद है उसे आपका ईसवी कहा जाता है। ठीक है जी। आप याद रखेंगे, यानी कि ईसा का जो जन्म था वो 1 शताब्दी या 0 शताब्दी में इतिहासकारों ने मान लिया, और इससे पहले का काल ईसा पूर्व कहलाता है और इससे बाद का काल ईसवी कहलाता है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। तो हम देखते हैं इसका प्रथम काल, कुनिंदों का प्रथम काल। ठीक है जी। जैसे आपने पढ़ा था कि प्रथम काल में राजा सुबाहु था। सुबाहु का हमने दूसरी क्लास में देखा है, इसने पांडवों के साथ मिलकर जो है वो महाभारत का युद्ध लड़ा था, उनके खिलाफ पांडवों का साथ दिया था इसने महाभारत में, इतना याद रखेंगे हम। इसकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी। ठीक है जी। पहला काल आपका इतना ही है। दूसरा काल देखते हैं हम। दूसरा काल, इसमें देखते हैं हम, किसी राजा की जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी कि दूसरे काल में हमारे पास किसी भी राजा की या कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जो हमें बताता हो कि दूसरे काल में क्या था या क्या नहीं। लेकिन इसकी जो राजधानी है वो पता थी, हमें पता लग जाती है हमें किसी स्रोत से, वो थी
कालकुट, यानी कि दूसरे काल में जो इनकी राजधानी थी कुनिंदों की वो कालकुट थी। फिर है आपका तीसरा काल। ठीक है जी। तीसरे काल में हम देखते हैं कुनिंदों का उत्कृष्ट का काल माना जाता है, यानी कि जो कुनिंदों का तीसरा काल है, तीसरा काल कब से शुरू हुआ था? 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ठीक है जी, 400 ईस्वी। तो कहा जाता है कि कुनिंदों का उत्कृष्ट का काल माना जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि जो कुनिंदों का तृतीय काल है वो स्वर्ण काल की संज्ञा उसे दी गई है। ठीक है जी। फिर देखते हैं हम, इस काल में सर्वाधिक कुनिंद मुद्राएं मिली है। तृतीय काल में कुनिंदों की सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं। ठीक है जी। राजा अमोघ भूति का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या है आपका, राजा अमोघ भूति का जो है वो उल्लेख मिलता है। फिर इनकी जो राजधानी थी पहले कुछ और थी और जो बाद में जो हुई थी वो बेहट स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी कि जो पहली राजधानी है उसका तो उल्लेख नहीं मिलता, परंतु परिवर्तित जो राजधानी है वो बेहट थी, उसका उल्लेख हमें मिल जाता है। फिर एक टोलमी ने 200 ईसा पूर्व व्यास गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में कुनिंद जाति के वास का उल्लेख किया है। टोलमी जो है एक ब्रिटिश इतिहासकार है, एक विदेशी, इसने लिखा है कि 200 ईसा पूर्व में जो है आपका वो व्यास नदी और यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र है इन दोनों का, व्यास गंगा का और यमुना का, उसमें कुनिंद जाति के वास का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। फिर है पाणिनि व कौटिल्य के कुनिंदों को, पाणिनि व कौटिल्य ने कुनिंदों को कुलिंद कहा है। कौटिल्य जी की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है और पाणिनि जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें कुनिंदों को क्या कहा गया है? उसमें कुनिंदों को कुलून और कुलिंद कहा गया है। ठीक है जी। फिर आपका उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, जो आपके कुनिंद थे वो उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत बार ये सवाल पूछ लिया कि उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति सबसे पहले किसकी थी, किस वंश की थी, तो आप याद रखेंगे किसकी थी, कुनिंद वंश की। ठीक है जी। फिर आपका ये प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ठीक है जी। इस वंश का शक्तिशाली राजा अमोघ भूति था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपसे पूछ लेता है कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन था वो? अमोघ भूति। ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं हम साइड में जो है आपका वो कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि ये मौर्यों के अधीन थे, यानी कि ये मौर्यों के अधीन थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है कालसी अभिलेख से। तो यहीं पे देख रखा है मैंने, यहीं पे लिख रखा है जिससे आप सबको अच्छी तरह सहूलियत हो इसके बारे में। तो कालसी अभिलेख, इसकी खोज 1860 में की गई। किसने की? जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है जी। प्राकृत और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। स्थिति यानी कि कहाँ से मिला है ये? तो ये मिला है टॉन्स व यमुना संगम कालसी देहरादून से। कालसी अभिलेख कहाँ से मिला है आपका? देहरादून से। वो डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेता है कि कालसी अभिलेख कहाँ से मिला है या कालसी अभिलेख किस लिपि में है और किस भाषा में है, याद रखेंगे आप। फिर है आपका यहाँ पर देखिए आप, अमोघ भूति की चांदी, रजत व तांबे की मुद्रा व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी एवं दक्षिण में सुनेत एवं बेहट तक मिली है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो अमोघ भूति है उसकी चांदी की जो मुद्रा है, तांबे की मुद्रा जिसे हम कहते हैं, जिसे रजत भी कह देते हैं, बाज दफ़ा क्या करता है एग्जाम नाम, ना चांदी देता ना तांबा देता, वो देता है रजत। रजत की, अमोघ भूति की रजत मुद्रा कहाँ से मिली है? तो याद रखेंगे आप, अलकनंदा नदी एवं दक्षिण सुनेर बेहट तक इसकी मुद्राएं मिली है। यानी कि मुद्रा मिली है, तो इसका आप क्या समझ रहे हैं कि जो मुद्रा मिली है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो अमोघ भूति था इसका जो राज्य का विस्तार था वो अलकनंदा नदी और दक्षिण में सुनेत बेहट तक था। चाप की देख ले हम, उत्तराखंड की जो मान ले कि भारत की मुद्रा है वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में मिलेगी आपको, भारत से बाहर आपको नहीं मिलती, देखने को मिल जाती है पर नहीं मिलती ना इस तरह से। तो इससे पता चलता है कि ये मुद्रा भारत की है और भारत के राज्य क्षेत्र में ही चलती है। इससे पता लग जाता है कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक था। तो इसी प्रकार जो अमोघ भूति था
इसकी जो तांबे की मुद्रा थी, रजत की मुद्रा थी, वो व्यास नदी से लेकर अलकनंदा और दक्षिण में सुनेत एवं बेहट तक मिली है। यानी कि इसका दक्षिण में जो क्षेत्र था वो बेहट तक था। ठीक है जी, याद रखेंगे आप। फिर आपका इसकी मुद्रा में देवी भर्ग का अंकन तथा ब्रह्मी वे खरोष्टी लिपि में राजत कुनिंदस अमोघ भूति महारजस अंकित है। इसकी जो ये कह देता हूँ मैं आपको, इसने ये उपाधि ले रखी होगी अपने नाम की, राजस कुनिंदस अमोघ भूति महारजस। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इनकी सीमा। कुनिंद राजवंश की सीमा पूर्व में काली नदी तक, पश्चिम में सतलज व्यास तक, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में बेहट तक। जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि इसके राज्य क्षेत्र के बारे में ये बताते हैं, वही बात यहाँ पर सिद्ध हो गई कि इसके दक्षिण में इस वंश की जो सीमा थी, दक्षिण में वो कहाँ तक थी, बेहट तक वो इसकी सीमा थी। ठीक है जी, वो बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। ये भी याद रखेंगे आप, ये उत्तर के इसके पूर्व में काली नदी तक और पश्चिम में सतलज व्यास तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बेहट तक, इसके राज्य क्षेत्र का भी आप पूरी तरह से अध्ययन रखेंगे। अब हम इनकी मुद्रा के बारे में जान लेते हैं कि इनके मुद्रा कौन कौन सी थी। तो कुनिंद मुद्राओं के प्रकार, नोट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को अलग अलग डिवाइस पार्ट में कर कर बनाया गया है, ताकि आप सहूलियत से इनका अध्ययन कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाकर आप अपना करियर संवार सके। ठीक है जी, हर पार्ट को एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। 5 किताबों के नोट्स से ही आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर अभी तक नहीं किया आपने, और जो वीडियो में आपको गलतियाँ कोताही दिखती हो उन्हें कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम देखते हैं कुनिंद मुद्राओं के प्रकार। तो ये 2 प्रकार में बांटी गई है। ठीक है जी, ताकि हम आसानी से अध्ययन करें। एक है प्रारंभिक मुद्रा, यानी कि प्रारंभ में जो मुद्रा चली। फिर है परिवर्तित मुद्रा, यानी कि जो परिवर्तन कर दी गई थी। ठीक है जी, तो इसमें देख लेते हैं। प्रारंभिक मुद्रा जो थी वो 225 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है जी, यानी कि इसे ईसा के जन्म से 175 साल पहले तक की मुद्रा ये चली थी, इसकी प्रारंभिक मुद्रा। फिर आपकी परिवर्तित मुद्रा है, ये 175 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी कि ईसा के जन्म के 200 साल बाद तक इसकी मुद्राएं चली। अब परिवर्तित मुद्राओं को भी मैंने 3 भागों में बांटा है, 1, 2 और 3। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसका अध्ययन कर सकें। पहला का पार्ट हो जाता है आपका अमोघ भूति प्रकार, यानी कि अमोघ भूति ने जो मुद्रा चलाई वो। अल्मोड़ा प्रकार, यानी कि अल्मोड़ा से जो मुद्रा मिली वो। और चतरेश्वर प्रकार, एक राजा है उसके नाम से मुद्रा है, उसे भी देखेंगे हम ये कौन सी मुद्रा है। ठीक है जी। फिर आपकी प्रारंभिक मुद्रा, अब यहाँ पर हेडिंग बना के दिखाया गया है आपको प्रारंभिक मुद्रा। तो यहाँ पे मिलता है, देखते हैं कि राजा का नाम नहीं मिलता। ठीक है जी, राजा का नाम नहीं मिलता। डायरेक्ट कीवर्ड इतना लिखा कि प्रारंभिक मुद्राओं में राजा का नाम नहीं मिलता है, ऐसा हमें लंबे चौड़े बातें नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना है कि राजा का नाम नहीं मिलता, बात खत्म। कास्य शब्द लिखा गया है, कास्य शब्द लिखा गया है। अब देखो, मैं अगर नोट्स भराने होते आपको या एक लंबी क्लासेस करनी होती तो मैं लिखवाता कि प्रारंभिक प्रकार की मुद्राओं में कास्य शब्द का उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है। ये फालतू की बात हमें नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है। कास्य शब्द लिखा मिलता है, ठीक, डायरेक्ट बात। यह मुद्राएं धातु की थी, ये मुद्रा धातु की थी जिन पर कुनिंद लिखा मिलता है। ठीक है जी, बस इतना बहुत है। फिर आपका परिवर्तित मुद्राएं, पहले नंबर की आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। ये मुद्राएं द्विधात्विक है, यानी कि 2 धातुओं से मिलकर बनी है। द्विधात्विक का मतलब है कोई 2 वस्तु। ठीक है जी, और 2 वस्तु कौन सी है, पहली आपकी रजत और दूसरे आपका यानी कि चांदी और दूसरी आपका तांबा। ठीक है जी। फिर ये मुद्राएं द्विलिपि है। द्विलिपि का मतलब ये मुद्रा जो है 2 लिपि में लिखा गया, इन पे एक ब्राह्मी एक खरोष्टी। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आपका, यह प्राचीन मुद्रा है, यह प्राचीन मुद्रा है जिस पर द्विहस्ता देवी का चित्र है तथा दाहिनी ओर से देखता एक मर्ग है। कस्तूरी मर्ग देखा होगा आपने, जो है वो उत्तराखंड का वो है फिलहाल राजकीय पशु कस्तूरी मृग। तो बताया गया है यहाँ पर, देखता है
दाहिनी ओर से देखता एक मर्ग है। ठीक है। अन्य चित्र यानी कि इस पर अन्य चित्र क्या मिले हैं? नारी, नदी, स्वास्तिक, मर्ग, वेदिका आदि। ठीक है जी। फिर है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने लिख रखा है नोट्स में भी ताकि आप आसानी से देख सके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखेंगे हम, ये आपका हिमालय से मिली है अल्मोड़ा। ठीक है जी। ये धात्विक और लिपिक, ये एक धात्विक और एक लिपिक है। एक धातु है इसमें और लिपि कौन सी है आपकी? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है जी। चित्र यानी कि इस पर चित्र मिला है कुबड़ा बैल, मानव चित्र, नाग, वेदी, छत्र। कुबड़ा बैल जो है आपका, आपने देखा होगा, जो भगवान शिव भी जिस पर वास करते हैं, जिनका वाहन है इनका भगवान शिव जी का। और कुबड़ा बैल का एक प्रारंभिक इतिहास रहा है भारत के इतिहास में भी। आप अधिकांश अभी भी देखते होंगे, अगर किसी बाजार से कुबड़ा वाला सांड निकलता है तो लोग उसे रास्ता रास्ता दे देते हैं आराम से, और क्या करते हैं, उसे नमस्कार भी करते हैं और सर भी झुकाते हैं उसके सामने। तो कुबड़ा वाला बैल का जो इतिहास रहा है वो बहुत पहले का रहा है, प्राचीन भारत की सभ्यता में ये रहा है। तो कुबड़ा वाला बैल का चित्र मिला है, मानव चित्र मिला है, नाग, वेदिका, छत्र। ठीक है जी। फिर आपका इस पर 8 राजाओं के नाम हैं। कितने राजाओं के नाम है? 8 राजा के नाम है। तो वो देख लेते हैं हम किसके। पहला शिवदत्त, दूसरा शिवपाती पालित, तीसरा हरिदत्त, मंगभट्ट, पांचवा है आपका शिवर्षित, छठा है आपका गौमित्र, सातवां है आपका आसेक, आठवां है आपका विजयभूति। तो ये 8 राजाओं के जो है इस पर मुद्रा पर आपका नाम अंकित किया हुआ मिला है। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो राजा है आपका, इन राजाओं की जो मुद्रा है वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है। यानी कि किस राजाओं की? जो आपका शिवदत्त है, शिवपालित है और हरिदत्त है और मगभट है, जो इसकी मुद्रा है, इनकी मुद्रा, राजाओं की मुद्रा है जो ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में रखी है अभी भी। ठीक है जी। पांचवा है आपका शिवरशित। तो यह मुद्रा महेश्वर प्रसाद ने ब्रिटिश संग्रहालय से खोजी है। जो 5वें नंबर का राजा है आपका शिवरशित, इसकी जो मुद्रा है वो ब्रिटिश संग्रहालय से महेश्वर प्रसाद जी ने खोजी है। ठीक है। फिर आपका 8वें नंबर का जो है आपका विजयभूति। तो इसकी पीएल गुप्ता ने गढ़वाल में खोजी है। पीएल गुप्ता साहब ने ये मुद्रा कहाँ से खोजी है? खोजी है आपकी गढ़वाल से खोजी है। ठीक है। अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी से 54 कुनिंद मुद्राएं मिली हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो आपसे पूछ लेता है कि 54 कुनिंद मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा से मिली है। या आपसे पूछ लेगा कि अल्मोड़ा से किस राजा की मुद्राएं मिली है या किस वंश की मुद्रा मिली है, तो किसकी मिली है? कुनिंद वंश की मुद्रा मिली है। और पूछ सकता है आपके अल्मोड़ा से कितने प्रकार की मुद्रा मिली है, तो कितने मिली है? 54 मुद्राएं मिली हैं। ठीक है जी। लास्ट और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो इसे शिव स्थान प्रकार की मुद्रा कहा जाता है। यह एक धातु, एक लिपि, लिपि ब्राह्मी, धातु तांबा और चित्र भगवान शिव दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। जैसे फोटो वगैरह में दिखाया जाता है कि भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो इसी मुद्रा से लिया गया है। ठीक है जी। भगवान शिव है और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, चारों ओर ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख लिखे हैं। मुद्रा लेख क्या लिखा है? भगवत चित्रेश्वर महात्मन। ठीक है जी। फिर आपका कुनिंदों ने सोने की मुद्राएं नहीं चलाई थी। कुनिंदों ने क्या करा? सोने की मुद्रा नहीं चलाई थी। इनकी मुद्रा पर यवन, कुषाण प्रभाव मिलता है। ठीक है जी। इनकी मुद्रा पर किसका प्रभाव मिलता है? यवन और कुषाण प्रभाव मिलता है। कुनिंदों की मुद्रा निम्न स्थानों से मिली है। निम्न स्थानों से देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिली है। बेहट से मिली है, तत्यूड अठूड़ गांव टिहरी से मिली है, सुभाड़ी थेड़ा गांव से मिली है, पौड़ी गढ़वाल में जो कत्यूरी घाटी जो अल्मोड़ा में स्थित है वहाँ से मिली है, पुरोला जो उत्तरकाशी में है वहाँ से मिली है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम कुनिंद वंश के पतन के बाद, यानी कि जब कुनिंदों का पतन होने लगा था तो किसने राज्य की बागडोर संभाली? तो शकों ने।
क्या लिखा गया कि कुनिंद वंश के पतन के बाद शकों ने तराई बाबर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया या अपना आधिपत्य कर लिया। ठीक है जी। देख लेते हैं लास्ट पॉइंट बचा है, कुनिंदों का व्यापार। कुनिंदों का व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय प्रणाली का मतलब है आप वस्तु दे और वस्तु ले। जैसे मुझे चावल की ज़रूरत है और मुझे चावल की ज़रूरत है और मेरे पास अनाज है और दूसरे वाले बंदे को अनाज की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफर होता है कि तू अनाज दे मेरे को, मैं तेरे को चावल दूंगा। ठीक है, ऐसे। फिर बाह्य व्यापार मुद्रा पर किया जाता था। बाह्य व्यापार था यानी कि जो विनिमय प्रणाली, वो प्रणाली थी ये व्यापार की, ये एक राज्य के भीतर था। यानी कि राज्य के भीतर आप सामान दो सामान लो चल जाएगा, लेकिन अगर राज्य के बाहर की बात होती थी, लेन देन होता था, व्यापार, तो वहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कुनिंदों के धर्म की, यानी कि किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के उपासक थे। तो शैव धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचलन था, यानी कि शैव धर्म को भी मानते थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। कारण, यानी कि क्या कारण है इनके मानने का, तो कारण देखते हैं। इनके मानने का कारण है कि इनकी मुद्रा पर शैव और बोधि वृक्ष के चित्र बने हुए थे। यानी कि हम ये जो संकेत मिल रहे हैं हमें कि ये शैव धर्म और बौद्ध धर्म के उपासक थे, कि क्या कारण है हम ये कह रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जो इनकी मुद्रा है आपकी, वो शैव और बोधि वृक्ष के चित्र इनकी मुद्रा पर मिले हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये बौद्ध धर्म और शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है जी। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो जाता है आपका सुभाड़ी पोड़ी गढ़वाल। कुनिंद मुद्राओं में 1000 सिक्के मिले हैं, 8 राजाओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है जी। सुभाड़ी पोड़ी गढ़वाल में आपसे पूछ लेता है वो, कुनिंद मुद्राओं में 1000 सिक्के मिले हैं और 8 राजाओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे शक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर अगेन।